जय हिंद दोस्तों। आज यूटेरिया का वॉल्यूम 2 बीपीएससी एडीओ का सेट नंबर 4 की ओर चल रहे हैं दोस्तों। इसमें क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे लेवल का है दोस्तों, इसलिए दोस्तों इस सेट को पूरा देखिएगा, आपको बहुत ही फायदा करेगा। और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा ताकि जो वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहे। तो आइए दोस्तों हम लोग सेट नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से मेरे साथ बने रहिएगा दोस्तों। एक बार हिम्मत लगाइएगा, इस बार रिजल्ट आपको मिलकर ही रहेगा, हिम्मत मत हारना है। संगमरमर, क्वार्टजाइट, शैल, माइकासिस्ट किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? कयांत्रित चट्टान, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संगमरमर की बात करते हैं दोस्तों तो यह चूना पत्थर का कयांतरण है, चूना पत्थर का कयांत्रित रूप है। क्वार्टजाइट की बात करते हैं दोस्तों तो यह जो है बलुआ पत्थर का कयांत्रित रूप है। अगर स्लेट की बात करें तो यह शैल का कयांत्रित रूप है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय जो है घास के मैदान नहीं है? तो शीतोष्ण घास के मैदान कौन सा नहीं है? तो सवाना। एक है सवाना दोस्तों, दूसरा में आता है कंपोस, नाम सुने होंगे, और तीसरा में एक और है दोस्तों लानोस। ठीक है। ये सभी जो है सवाना, कंपोस और लानोस उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। ठीक है। सवाना की बात करते हैं तो यह अफ्रीका में पाया जाता है, कंपोज जो है ब्राजील में पाया जाता है, और लानोस जो है वेनेजुएला और कोलंबिया क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है। बाकी बच गया दोस्तों पंपास, प्रेरी और बेल्ड, ये सभी क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। पंपास कहाँ का है दोस्तों? अर्जेंटीना का। ठीक है, अर्जेंटीना का है पंपास। बेल्ड दक्षिण अफ्रीका का है घास का मैदान, और प्रेरी जो है उत्तरी अमेरिका के घास का मैदान है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 3 की ओर। पृथ्वी के घूर्णन के कारण निम्न में से क्या होता है? तो घूर्णन के कारण दिन रात होता है, हवाओं का मुड़ना, पूरब और सूर्य का पूरब से पश्चिम की ओर जाना। ठीक है। 1, 3 और 4 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो मौसम का बदलाव जो है, मौसम का बदलाव ये परिक्रमण के कारण होता है। ठीक है। पृथ्वी के मौसम का बदलाव जो है परिक्रमण के कारण होता है, परिक्रमण। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 4, निम्नलिखित में कौन सा भूआकृतियां हवा की क्रिया से बनती है? तो हवा की क्रिया से रेत का टीला, लोएस जमाव, मशरूम चट्टान, ये तीनों बनता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 5 की ओर। लाल मिट्टी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लाल मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण इसका रंग लाल होता है, सही है। इसमें आमतौर पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। ये मुख्य रूप से अधिक वर्षा, घने जंगल वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, ये गलत है दोस्तों। ये मुख्य रूप से क्रिस्टलीय अग्नि चट्टानों पर बनती है, ये भी सही है। अतः 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ग्रीष्म संक्रांति और शीत संक्रांति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ग्रीष्म संक्रांति पर सूर्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर होता है, सही है। शीत संक्रांति पर सूर्य मकर रेखा के ठीक ऊपर होता है। ग्रीष्म संक्रांति में उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। शीत संक्रांति में दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, गलत है दोस्तों। शीत संक्रांति में दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा नहीं, सबसे लंबा दिन होगा। ठीक है। तो 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? माउंट एटना, विसुवियस, माउंट किलिमंजारो, स्ट्राम्बोली। तो माउंट किलिमंजारो जो है सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, ये जो है तंजानिया में पाया जाता है, तंजानिया में माउंट किलिमंजारो। ठीक है। माउंट एटना जो है इटली में स्थित है। ठीक है। माउंट एटना इटली के सिसिली द्वीप पर, माउंट विसुवियस भी इटली में स्थित है दोस्तों। ठीक है। अब बताइएगा दोस्तों दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटापैक्सी का इक्वाडोर है। ठीक है। यानी इक्वाडोर का कोटापैक्सी ज्वालामुखी जो है सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ जो है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, नीतिला दर्रा भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? तो नीतिला दर्रा की बात करते हैं दोस्तों, यह भारत के उत्तराखंड में अवस्थित है। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन दर्रा है दोस्तों? एक बारालाचा हो जाएगा,
बारह लाचा और एक हो जाएगा दोस्तों सिपकिला दर्रा। दोनों कहाँ हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, सिक्किम की बात करते हैं दोस्तों, सिक्किम में हो जाएगा जलियपला दर्रा। ठीक है, जलियपला दर्रा। एक हो जाएगा दोस्तों नाथुला दर्रा। दोनों सिक्किम में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर स्थित है बोमडीला दर्रा। बोमडीला दर्रा। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित, अच्छा, भारत के निम्नलिखित द्वीप समूहों में से किसमें 572 द्वीप है? 572 द्वीप जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ टोटल 572 द्वीप है, जिसमें जो है कुछ द्वीप पर लोग रहते हैं और लगभग द्वीप जो है निर्जन है, बिना कोई द्वीप के है। लक्षद्वीप समूह में दोस्तों टोटल 36 कोरल द्वीप है, याद रखिएगा। अच्छा, अंडमान और निकोबार के बीच जो है 10 डिग्री चैनल स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, बाबाल मंडेव ज्वालामुखी निम्नलिखित में किस जल निकाय को जोड़ता है? तो बाबाल मंडेव जल संधि जो है लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुछ जलडमरू मध्य के नाम देखते हैं दोस्तों, देखिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। मलक्का जलडमरू मध्य, मलक्का जलडमरू मध्य अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर। ठीक है, मलक्का जलडमरू मध्य जो है अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर के बीच स्थित है। पाक जलडमरू मध्य की बात करते हैं दोस्तों, तो यह पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, और सुंडा जल संधि की बात करते हैं तो जावा सागर और हिंद महासागर के बीच स्थित है, यानी दोनों को जोड़ता है। युकाटन जलडमरू मध्य मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर को जोड़ता है। मेसिना जलडमरू मध्य भूमध्य सागर में स्थित है दोस्तों। ओन्ट्रेटो जलडमरू मध्य एड्रियाटिक सागर और ओनियोनी सागर को जोड़ता है। बाबाल मंडेव जलडमरू मध्य की बात करते हैं तो यह लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है? अदिश राशि दोस्तों चाल, चाल जो है एक अदिश राशि है। बाकी वेग, बल और विस्थापन एक सदिश राशि है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत धारा का इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है दोस्तों। अच्छा, वोल्ट किसका इकाई है? विभवांतर का इकाई है। विभवांतर का इकाई क्या है दोस्तों? वोल्ट है। ओम बताइएगा दोस्तों, तो विद्युत प्रतिरोध की इकाई है। विद्युत प्रतिरोध की इकाई ओम। कूलाम की बात करते हैं दोस्तों, तो विद्युत आवेश की इकाई कूलाम होता है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रकाश सबसे तेज गति से किस माध्यम में चलता है? तो प्रकाश सबसे तेज गति से जो है वायु में चलता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, विभवांतर मापने का उपकरण है। विभवांतर मापने का उपकरण वोल्ट मीटर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विभवांतर दो बिंदुओं के बीच इकाई आवेश को ले जाने में किया गया कार्य है। ठीक है। अगर अमीटर की बात करते हैं दोस्तों, ये मीटर से धारा को मापा जाता है। गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं तो इसमें जो है कमजोर धाराओं को मापा जाता है। कमजोर धाराओं को मापा जाता है। ठीक है। और हाइग्रोमीटर की बात करते हैं तो आर्द्रता को मापते हैं हाइग्रोमीटर से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन सा जो है विषमांग मिश्रण है? ठीक है, विषमांग मिश्रण में आता है दोस्तों तेल और पानी। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विभवांतर यानी कहने का मतलब वोल्ट मीटर को, ठीक है, वोल्ट मीटर को हमेशा समानांतर क्रम में ही जोड़ा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया इसीलिए हम री कर दिए उसको। क्वेश्चन नंबर 16, किसी तत्व के परमाणु संख्या दर्शाती है। किसी तत्व के परमाणु संख्या जो है प्रोटॉन की संख्या को दर्शाती है। बताइएगा दोस्तों, परमाणु के नाभिक में कौन होता है दोस्तों? तो प्रोटॉन होता है, प्लस में न्यूट्रॉन होता है, और इसके चारों ओर चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन की खोज किसने किया है दोस्तों? प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया है। ठीक है, रदरफोर्ड ने। क्वेश्चन नंबर 17, मिट्टी का तेल में रखा जाने वाला धातु कौन सा है? तो मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला धातु सोडियम है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। सोडियम ऑक्सीजन जल के साथ अभिक्रिया करके ऊष्मा और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, इसीलिए वायुमंडल के नमी से बचाने के लिए इसे किरोसिन तेल यानी मिट्टी के तेल में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, वृक्क की क्रियात्मक इकाई क्या है? वृक्क यानी किडनी। वृक्क की क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रत्येक किडनी में लगभग 10 लाख का नेफ्रॉन होता है। ठीक है, 10 लाख नेफ्रॉन होता है। पौधे से जल की हानि को क्या कहते हैं? पौधे से जल की हानि को बाष्पोत्सर्जन कहते हैं।
सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। इसे कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं, कैल्सीफेरॉल के नाम से। विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं दोस्तों, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई को रेटिनॉल कहते हैं दोस्तों, ठीक है। विटामिन बी 12 को साइनोकोबलामीन के नाम से जानते हैं। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है निम्न जो कथन दिया हुआ है विचार करना है। कथन ए में दिया दोस्तों, ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती है। बिल्कुल सही है। ध्वनि के लिए जो है कम से कम एक माध्यम जरूरी होता है। ध्वनि तरंगों का संचरण के लिए भौतिक माध्यम आवश्यकता होती है, ये भी सही है। अतः कथन ए और आर दोनों सत्य है और व्याख्या भी सही कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर उसमें क्या परिवर्तित होता है? किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसमें उसका जो है भार में परिवर्तन होता है, ठीक है, क्योंकि भार जो है पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षणीय त्वरण पर निर्भर करता है, ठीक है। भार यानी W बराबर क्या होता है दोस्तों, m इंटू जी होता है, यानी जी पर डिपेंड करता है। जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 मिलान करना है। कहता उत्तल लेंस में प्रकाश किरणों को एकत्र करता है, सही है। अवतल लेंस में प्रकाश किरणों को फैलाता है। प्रिज्म प्रकाश के जो है रंगों में विभाजित करता है। अतः 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए में कह रहा है किसी तत्व के सभी समस्थानिक के रासायनिक गुण समान होते हैं, सही है। कारण कर रहा है दोस्तों उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होता है, ये भी सही है। अतः ए और आर सही है और दोनों का सही व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। अम्ल अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। लवण जो है उदासीनीकरण से बचाता है। तीनों सही है दोस्तों, यानी 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित में कौन सी धातु विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक है? विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक कौन सा है दोस्तों, चांदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन आसानी से गति कर पाते हैं, इसीलिए यह विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक है। 28 में आते हैं। कथन ये कह रहा है दोस्तों जाइलम पौधों में जल का परिवहन करता है, सही है। जाइलम में गति द्विदिशात्मक होता है, गलत है दोस्तों। जाइलम में गति जो है एक दिशीय होता है, ठीक है, एक दिशीय होता है, द्विदिशात्मक नहीं होता है। तो केवल 1 हो जाएगा दोस्तों, ये सत्य है और आर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 माइटोकॉन्ड्रिया का दोस्तों कोशिका को पावर हाउस कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश का संश्लेषण होता है। राइबोसोम में जो है प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 अलैंगिक जनन का उदाहरण कौन सा है? अलैंगिक जनन का उदाहरण ईस्ट में कली बनना, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 किस चोल राजा ने संपूर्ण सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? तो संपूर्ण सिलोन पर विजय राजेंद्र प्रथम ने प्राप्त किया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़े दोस्तों 32 की ओर। निम्न में से किसने मोहम्मद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था? मोहम्मद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर पर पुनर्निर्माण जो है भीमदेव ने करवाया था, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया दोस्तों? तो 1025 में जो है आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर पर। क्वेश्चन नंबर 33 निम्नलिखित में किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुआ है? खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकास अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं दोस्तों तो इनका बचपन का नाम अली और गुरसाप था, अली और गुरसाप था, ठीक है। इसके द्वारा बहुत सारे कार्य किया गया दोस्तों, जैसे में सेना को नकद वेतन और अस्थायी सेना का नींव रखा था। दिल्ली सल्तनत के सबसे अधिक विशाल सेना जो है अलाउद्दीन खिलजी के पास था। घोड़ा दागने और हुलिया लिखने की प्रथा चलाया था। मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया था। इनके द्वारा कुछ निर्माण भी हुआ था दोस्तों, जैसे में जमायत खाना मस्जिद का निर्माण, अलाई दरवाजा का निर्माण, सीरी का किला और हजार खंभा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक की बात करते हैं दोस्तों तो इसके द्वारा कुछ विभाग की स्थापना किया गया था जो एग्जाम में बराबर पूछा दोस्तों, जैसे दीवान ए बंदगान, दीवान ए
बंदगान, ठीक है, दीवान ए खैरात, ठीक है। एक विभाग और है दोस्तों जिसका नाम है दीवाने इस्तिहाक, ठीक है। तो इन तीनों का विकास जो है फिरोज शाह तुगलक ने किया था। तो दीवाने बंदगान क्या है दोस्तों? दीवाने बंदगान जो है दास विभाग था, ठीक है, दास विभाग। दीवाने खैरात क्या है दोस्तों? दान विभाग है, ठीक है। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक की बात करते हैं दोस्तों, तो इसके द्वारा एक विभाग की स्थापना हुआ था, दीवान ए कोही। दीवान ए कोही ये क्या था दोस्तों? एक कृषि विभाग था, ठीक है, कृषि विभाग। गयासुद्दीन बलबन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसके द्वारा स्थापित एक विभाग का नाम दीवाने दीवाने अर्ज था। दीवाने अर्ज क्या था दोस्तों? सैन्य विभाग था, ठीक है। ये चारों बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। दीवाने कोही, दीवाने अर्ज, दीवाने बंदगान, खैरात, ये सब बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थल था? तो गुरु नानक का जन्म स्थल ननकाना साहिब, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गुरु नानक देव के जन्म की बात करते हैं दोस्तों, तो इनका जन्म 1469 में पंजाब के तलवंडी में हुआ था, ठीक है, पंजाब के तलवंडी में, जिसे आगे चलकर जो है ननकाना साहिब नाम पड़ गया। और वर्तमान में जो यह पंजाब के जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है, ठीक है। ननकाना साहिब कहाँ है? पंजाब के, मतलब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। क्वेश्चन नंबर 35, किसको की सहायता हेतु निम्न में से किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं काबूलियत व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो पट्टा एवं काबूलियत व्यवस्था का प्रारंभ शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शेरशाह सूरी ने बहुत सारे कार्य किए, जैसे मुद्रा में सुधार किया था। इन्होंने जो है चांदी के रुपया 178 ग्रेन चांदी का रुपया चलाया था और तांबे का दाम चलाया था, ठीक है, तांबे का दाम, ठीक है। इन्हीं के द्वारा ही, इसी के द्वारा ही सड़क आजम का निर्माण कराया गया था, जिसे आज ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं। जमीन को मापने के लिए गज सिकंदरी और सन की डंडी का प्रयोग किया गया था, ठीक है। ये सभी कार्य शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 36, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद को जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? इसका उल्लेख जो है बुद्ध घोष के संपात पासादिका में मिलता है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है आलमगीरपुर। कालीबंगा की बात करते हैं दोस्तों, ये हरियाणा में नहीं है, कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में स्थित है, ठीक है। लोथल जो है गुजरात में स्थित है, ठीक है, रोपड़ जो है पंजाब में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सुमेलित गलत किया गया है। अच्छा, आलमगीरपुर की बात करते हैं दोस्तों, तो ये हड़प्पा सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल है। कालीबंगा की बात करते हैं तो यहाँ से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, तथा लोथल से जो है गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिला है। क्वेश्चन नंबर 38, वैदिक धर्म संस्कृति को संरक्षण की परंपरा निम्नलिखित में से किस वंश के द्वारा आरंभ किया गया था? किसके द्वारा दोस्तों? तो शुंग वंश के द्वारा आरंभ हुआ था। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था, पुष्यमित्र शुंग ने। कन्नब वंश की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका स्थापना वासुदेव ने किया था, वासुदेव ने। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुख है दोस्तों, और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़े दोस्तों, आशा करते हैं दोस्तों सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है दोस्तों तो एक प्यारे से कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित है? सही सुमेलित कौन है दोस्तों? कहता प्रथम आंगल मैसूर युद्ध, इसमें हैदर अली पराजित हुआ था। गलत है दोस्तों, प्रथम आंगल मैसूर युद्ध जो है 1767 से 69 के बीच हुआ था। इसमें जो है हैदर अली पराजित नहीं हुआ था दोस्तों, विजित हुआ था, ठीक है, विजय हुआ था हैदर अली, ठीक है। इसके द्वारा मद्रास की, इसके तहत जो है मद्रास की संधि हुआ था, मद्रास की संधि जो कि 1769 में हुआ था। द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध, इसमें जो है हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया था, ये भी गलत है दोस्तों। द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध की बात करते हैं दोस्तों, तो यह 1780 से लेकर के 84 तक हुआ था, ठीक है। इसमें हैदर अली का मृत्यु हो गया था, यानी युद्ध जो है अनिर्णायक रहा था, निर्णय कुछ भी निकला था। लेकिन इसके तहत जो है मंगलोर की संधि हुआ था, मंगलोर की संधि। मंगलोर की संधि कब हुआ था? 1784 में हुआ था। तृतीय आंगल मैसूर युद्ध की बात करते हैं दोस्तों, तो ये इसका प्रारंभ 1790 से 92 में हुआ था। इसमें जो है कहता है टीपू सुल्तान युद्ध जीता, ये भी गलत है दोस्तों। इसमें जो है टीपू सुल्तान युद्ध हार गया था, ठीक है। और इसके तहत जो है कौन सा संधि हुआ था? श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था, श्रीरंगपट्टनम
श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था। श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है 1792 में हुआ था। इसके तहत टिप्पू सुल्तान ने अपने राज्य का आधा भाग जो है अंग्रेज को प्रदान कर दिया था। चतुर्थांगल मैसूर जो कि 1799 में हुआ था, इसमें टिप्पू सुल्तान जो है मारा गया था, ठीक है, और पराजित भी हो गया था। ये बिल्कुल सही है, अतः ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में विचार कीजिए। लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया था, सही है। पूर्वी बंगाल और असम नया नामक एक नया प्रांत बनाया था, ये भी सही है दोस्तों। पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया था। तो एक और दो दोनों सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41, रैयतवाड़ी भूराजस्व व्यवस्था को बारामहल जिले में 1792 में पहली बार निम्न में से किसके द्वारा लागू की गई थी। तो 1792 में पहली बार जो है अलेक्जेंडर रीड के द्वारा जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था, ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था का मुख्य जन्मदाता कौन है दोस्तों, ये भी बता दीजिए। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था का मुख्य जन्मदाता थॉमस मुनरो को मानते हैं, थॉमस मुनरो को। एक होता है दोस्तों महालवाड़ी, महालवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन है दोस्तों, हॉल्ट मैकेंजी, हॉल्ट मैकेंजी। क्वेश्चन नंबर 42, अंग्रेज फ्रांसिस डे ने 1639 में निम्न में से कहां के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया था। तो चंद्रगिरी के राजा से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। तो दोनों के बीच संघर्ष का मुख्य कारण अंग्रेज के द्वारा व्यापारिक जो छूट मिला था उसका दुरुपयोग किया जाना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, खिलाफत आंदोलन की लहर के बीच 1921 में केरल के तटवर्ती क्षेत्रों में हुए कृषक विद्रोह को राष्ट्रीय स्तर के किन दिग्गज नेताओं का पूरा जोर समर्थन प्राप्त हुआ था। मोहनदास करमचंद गांधी, मौलाना शौकत अली और मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये तीनों के तीनों जो है इसमें समर्थन प्राप्त हुआ था। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था दोस्तों, खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर बढ़े 45 की ओर। अवध के किसान आंदोलन के दौरान 1919 में प्रतापगढ़ जिले के बाबा रामचंद्र और अन्य किसान नेताओं के नेतृत्व में नाई धोबी बंद का आह्वान किया गया था। इस विरोध प्रदर्शन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। तो इस विरोध प्रदर्शन के प्राथमिक उद्देश्य यह जमींदार के खिलाफ किसानों द्वारा अपनाया गया एक सामाजिक बहिष्कार तरीका था, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, 1854 में सर चार्ल्स वुड शिक्षा प्रेषण के संदर्भ में उन नीतिगत बदलावों की पहचान कीजिए जिन्होंने आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली का आधार रखी थी। कहता है दोस्तों, निजी संस्थानों को प्रोत्साहित करने के लिए पहली बार सहायता अनुदान प्रणाली की लागू करने का प्रस्ताव किया था, सही है। लंदन विश्वविद्यालय के तौर पर बॉम्बे, कोलकाता और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया गया, ये भी सही है। शिक्षा के माध्यम के स्तर में प्राथमिक स्तर पर स्थानीय भाषाओं और उच्च स्तर पर अंग्रेजी का प्रयोग की सिफारिश किया गया था, ये भी सही दोस्तों। अतः ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के वैचारिक इतिहास को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कृतियां नीचे दिया गया है। द ग्रेट डिवाइड का लेखक H.B. हडसन है, जिन्होंने भारत और पाक के विभाजन के संदर्भ में यह पुस्तक लिखी थी, सही है। द ग्रेट डिवाइड का लेखक H.B. हडसन। हिंद स्वराज मूल रूप से जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है भारत की खोज के उत्तर के रूप में लिखा गया था, गलत है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू नहीं होगा दोस्तों, महात्मा गांधी होगा, MG महात्मा गांधी। गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन में राम मनोहर लोहिया ने विभाजन के लिए जिम्मेदार कारकों को तीखा विश्लेषण किया, ये भी सही है। गिल्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पर महात्मा गांधी द्वारा अपनी पुत्री को लिखे गए पत्रों का संकलन, ये गलत है दोस्तों, महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखे गए पत्रों का संकलन है। तो 1 और 3 सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में संगठित राजनीति उदय के संदर्भ में नीचे दिए गए राजनीतिक संगठनों को उसके स्थापना वर्ष के आधार पर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्रम में व्यवस्थित करना है दोस्तों, देखिएगा। बंग भाषा प्रकाशित सभा 1836 में हुआ था। यह जो है बंगाल का पहला राजनीतिक संगठन था। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में हुआ था द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा।
बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में हुआ था, ठीक है, और इंडियन लीग की स्थापना जो है 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा हुआ था। तो सभी जो है क्रम में ही है, 1 2 3 4 क्या क्रम में बैठाया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों को दिए गए करो या मरो निर्देश के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कहता है दोस्तों, सैनिक सेना से इस्तीफा ना दे लेकिन भारतीयों पर गोली चलाने से मना कर दे। ये सही था दोस्तों, असत्य नहीं है। सरकारी कर्मचारी नौकरी को त्याग करे और तुरंत आंदोलनों में सक्रिय रूप से शामिल हो, ये बिल्कुल जो है असत्य है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण की बात करते हैं दोस्तों, तो अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है 1746 से लेकर के 48 के बीच हुआ था, ठीक है। इसके तहत जो है एक्स ला ए सापेला की संधि हुआ था, ठीक है, एक्स ला ए सापेला की संधि हुआ था दोस्तों 1748 में। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं दोस्तों, तो कब हुआ था? 1749 से लेकर के 54 में हुआ था। इसके तहत पांडिचेरी की संधि हुआ था, पांडिचेरी की संधि हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं दोस्तों, थर्ड की बात करते हैं, तो यह 1756 से लेकर के 1763 तक चला था। इसके तहत पेरिस की संधि हुआ था, ठीक है, पेरिस की संधि जो कि 1763 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 51 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा आंतरिक सरकार का सदस्य नहीं था? आंतरिक सरकार के सदस्य देखिएगा दोस्तों, जगजीवन राम जो था श्रम विभाग का मंत्री थे। बलदेव सिंह की बात करते हैं तो यह रक्षा मंत्री के रूप में थे, ठीक है। शंकर दयाल शर्मा, इनको जो है कोई भी सदस्य नहीं था। आसफ अली दोस्तों रेलवे और परिवहन मंत्री थे, रेलवे एंड परिवहन विभाग के प्रमुख थे। क्वेश्चन नंबर 52, आपातकालीन के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है, ठीक है, जर्मनी के वाइमर संविधान से। जापान की बात करते हैं दोस्तों, तो जापान के संविधान से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है जापान के संविधान से लिया गया है। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है दोस्तों। अगर फ्रांस की बात करते हैं दोस्तों, तो फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है फ्रांस के संविधान से लिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, परिसीमन आयोग के बारे में विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है? इसके आदेशों को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है, सही है। प्रधानमंत्री परिसीमन अधिनियम के तहत आयोग की नियुक्ति करते हैं, ये गलत है दोस्तों। प्रधानमंत्री नहीं करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति। तो केवल एक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़िएगा 54 की ओर। निम्नलिखित में किस मामले में बाढ़ समिति अनिवार्य है? बाढ़ समिति अनिवार्य है, कहता है सभी शहरी स्थानीय निकाय, ये गलत है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिकाएं में बाढ़ समिति अनिवार्य है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित पर विचार करें। विचार क्या करना दोस्तों? करा इसमें से कौन सी राज्यपाल का विवेकाधीन शक्तियां हैं? तो राज्यपाल का विवेकाधीन शक्तियां में कहता है क्षमा करने की शक्ति, राज्य विधानमंडल को बुलाना, राज्य विधानसभा को भंग करना, महाधिवक्ता की नियुक्ति, ये सभी कार्य जो है राज्यपाल का तो है, लेकिन कहता है इसमें विवेकाधीन शक्तियां से नहीं है, ठीक है। ये सभी कार्य जो है मंत्री परिषद के सलाह से करेगा। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि क्षमा दान करने की शक्ति, राज्य विधानमंडल को बुलाना, राज्य विधानसभा को भंग करना, महाधिवक्ता का नियुक्ति, ये सभी कार्य मंत्री परिषद के सलाह से राज्यपाल करेगा, ठीक है। राज्यपाल को क्षमादान शक्ति का प्रदान जो करता है दोस्तों अनुच्छेद 161 के तहत करता है, ठीक है। भारत का एक राज्यपाल होगा, भारत का नहीं दोस्तों, भारत में राज्य का एक राज्यपाल होगा, अनुच्छेद 153 के तहत होता है, ठीक है। राज्यपाल का नियुक्ति के बारे में प्रावधान जो है अनुच्छेद 155 के तहत होता है, याद रखिएगा। महाधिवक्ता का नियुक्ति दोस्तों महाधिवक्ता का नियुक्ति अनुच्छेद 165 के तहत होता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़े 56 की ओर। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहता इसका मूल अधिकार क्षेत्र केंद्र और राज्य के बीच विवादों तक फैला हुआ है, सही है। इसका सलाहकार क्षेत्राधिकार राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है, ये गलत है दोस्तों, बाध्यकारी नहीं है, ठीक है, ये राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है।
कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट से जो है राष्ट्रपति सलाह ले सकता है अनुच्छेद 143 के तहत, बाध्यकारी थोड़ी रहेगा। इसके जो है अपीलीय क्षेत्राधिकार में दीवानी और आधिकारिक मामले शामिल है, ये भी सही है। अतः 1 और 3 सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ था अनुच्छेद 124 के तहत। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 124 के 2 के तहत होता है तथा न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 124 के 4 के तहत होता है। याद रखिएगा दोस्तों। एक होता है दोस्तों संघीय न्यायालय। संघीय न्यायालय की स्थापना जो है 1935 के अधिनियम से 1937 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 57, धन विधेयक और वित्तीय विधेयक के बीच अंतर के बारे में इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? बताइएगा दोस्तों। कहता दोनों सिर्फ लोकसभा में पेश किए जाते हैं, दोनों सिर्फ जो है लोकसभा में पेश करते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है। कहता है दोनों के लिए राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति जरूरी है, दोनों राज्यसभा में बदलाव कर सकती है, गलत है दोस्तों। ठीक है। राज्यसभा में बदलाव जो है केवल वित्त विधेयक को कर सकता है। बदलाव किसको करेगा? केवल जो है वित्त विधेयक को, धन विधेयक को बदलाव राज्यसभा नहीं कर सकता है। ठीक है। धन विधेयक का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 110 में परिभाषा किया गया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 58 की ओर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विकल्प सही नहीं है। निम्नलिखित पर विचार करें। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, अच्छा इसमें कुछ कह रहा है दोस्तों, इनमें से किसे संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा और राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति, राष्ट्रपति शासन की मंजूरी, संवैधानिक संशोधन, वित्तीय की मंजूरी। तो एक राष्ट्रपति की राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा और एक जो है दोस्तों संवैधानिक संशोधन की मंजूरी, इन दोनों में जो है कहने का मतलब विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ता है, विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ता है। राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत किया गया है। ठीक है। और संविधान संशोधन दोस्तों अनुच्छेद 368 के तहत होता है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 123 के तहत। याद रखिएगा दोस्तों। और ये जो है राष्ट्रीय आपातकाल और एक राष्ट्रपति शासन, दोनों में साधारण विधेयक की मंजूरी चाहिए। ठीक है, साधारण विधेयक के। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 और 4, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग का प्रावधान करता है? चुनाव आयोग का प्रावधान संविधान में अनुच्छेद 324 के तहत होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 312 की बात करते हैं दोस्तों, तो क्या होगा? अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 124 की बात करें दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना अनुच्छेद 124 में, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 124 का बी के तहत यानी 2 के तहत, सुप्रीम कोर्ट को जो है न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 124 के 4 के तहत होता है। 249 की बात करते हैं दोस्तों, तो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति संसद के निहित है। क्वेश्चन नंबर 60, प्रश्नकाल मुख्य रूप से किसके लिए होता है? प्रश्नकाल जो है मुख्य रूप से सरकार को जवाबदेह ठहराने के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्नकाल मुख्य रूप से जो है सरकार को जवाबदेह ठहराने के लिए होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है कि, प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है कि श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, जब कुल उत्पाद स्थिर होता है तो सीमांत उत्पाद क्या होगा? जब कुल उत्पाद स्थिर होता है तो सीमांत उत्पाद जो है शून्य होगा। ठीक है। भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में कौन सी समिति को गठन किया गया था? तो बीपीएल परिवारों को पहचान के लिए हाशिम समिति का गठन किया गया था। ठीक है, हाशिम समिति का। तेंदुलकर समिति और लकड़वाला समिति दोनों का संबंध जो है गरीबी से है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में कौन सी संस्था मिलकर विश्व बैंक का गठन करता है? बताइएगा दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम और एक है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक। ये तीनों मिलकर जो है विश्व बैंक की स्थापना करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा कर वस्तु एवं सेवा कर में शामिल नहीं किया जाता है? तो वस्तु और सेवा कर में सीमा शुल्क को शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, सीमा शुल्क को शामिल नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, वह मुद्रा जिसे निम्न ब्याज दर पर प्राप्त किया जा सकता है क्या कहलाता है?
तो जिसको निम्न ब्याज दर पर प्राप्त करते हैं उसे सस्ती मुद्रा कहते हैं। ठीक है, एक है दोस्तों हार्ड करेंसी, एक है सॉफ्ट करेंसी। हार्ड करेंसी किसको कहते हैं दोस्तों? जिस मुद्रा का मूल्य जो है लंबे समय तक बना रहता है और वैश्विक स्तर पर आसानी से स्वीकार की जाती है, जैसे डॉलर हो गया दोस्तों, यूरो हो गया, ये सभी जो है हार्ड करेंसी के श्रेणी में आता है। सॉफ्ट करेंसी की बात करते हैं दोस्तों, तो जिस मुद्रा का मूल्य तेजी से बदलता रहता है, ठीक है, तथा वैश्विक स्तर पर कम स्वीकार किए जाते हैं, उसे सॉफ्ट करेंसी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान चौथा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2025-26 में निम्नलिखित में किस समूह पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकास उपाय का प्रस्ताव दिया गया? बताइएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? गरीबी हो जाएगा, युवा, नारी और अन्नदाता। 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में कौन से बिहार के जिले उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा जो है भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जो है सीमा साझा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 की ओर आते हैं। गौतम बुद्ध ने मुख्य रूप से किस भाषा में अपने उपदेश दिए हैं? तो गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बुद्ध जो है सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था, सारनाथ में, और सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। याद रखिएगा दोनों दोस्तों, बुद्ध ने जो है मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71, मेगास्थनीज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेगास्थनीज सेल्कस निकेटर के राजदूत थे, ये सही है। यह बिंदुसार के शासन काल में आया था। मेगास्थनीज जो है बिंदुसार नहीं दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत आया था। तो केवल एक सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, सूरजगढ़ के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, सूरजगढ़ का युद्ध जो है 1634 में लड़ा गया था, गलत है दोस्तों, 1534 में लड़ा गया था। यह युद्ध हुमायूं और शेर शाह के बीच लड़ा गया था, ये भी गलत है दोस्तों। यह युद्ध जो है शेर शाह तो था लेकिन इसमें हुमायूं नहीं था, इनके जगह पर था बंगाल के शासक महमूद शाह। महमूद शाह, यानी यह युद्ध जो है महमूद शाह और शेर शाह सूरी के बीच लड़ा गया था। तो दोनों गलत हो गया, ना तो एक ना ही दो। बिहार सदाकत आश्रम की स्थापना किसके द्वारा और किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान की गई थी? तो बिहार सदाकत आश्रम की स्थापना जो है मौलाना मजहर उल हक के द्वारा किया गया था। ठीक है, मौलाना मजहर उल हक के द्वारा। कहाँ है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान? तो असहयोग आंदोलन के दौरान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्रों के जोन फर्स्ट में कितने जिले शामिल हैं? तो कृषि जलवायु के क्षेत्रों जोन फर्स्ट में जो है 13 जिले शामिल हैं। ठीक है, बिहार के जो कृषि जलवायु है टोटल 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। जोन फर्स्ट में 13 जिले शामिल हैं, जोन 2 में 8 जिले शामिल हैं। ठीक है, जोन थ्री का एक में जो है 6 जिले, और जोन 3 का बी में 11 जिले शामिल हैं। तो जोन फर्स्ट में कितना हो जाएगा? 13 जिला। बिहार के किस जिले में स्थित है? तुतला भवानी जलप्रपात जो है बिहार के रोहतास जिले में स्थित है। कुछ जलप्रपात देखते हैं दोस्तों बिहार में कौन कौन से हैं, देखिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। शायद आपको दिख रहा होगा दोस्तों, काकोलत जलप्रपात बिहार के नवादा में स्थित है। ठीक है, दुर्गावती जलप्रपात रोहतास में स्थित है। कशिश झरना रोहतास में स्थित है। धुआं कुंड झरना रोहतास में। मझर कुंड जलप्रपात रोहतास में। तुतला जलप्रपात रोहतास में। करकटकगढ़ जलप्रपात कैमूर में है। तेलहर कुंड जलप्रपात कैमूर में। इसको आप लोग फिर से देख लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 76 की ओर आते हैं। एल्युमिनियम का एक महत्वपूर्ण अयस्क बॉक्साइट बिहार के किस जिले में मुख्य रूप से पाया जाता है? तो एल्युमिनियम का जो प्रमुख अयस्क है ये बिहार के मुंगेर जिले में पाया जाता है। ठीक है, बिहार के मुंगेर जिले में। जमुई में सोना पाया गया है दोस्तों, जमुई में सोना। क्वेश्चन नंबर बढ़े 77 की ओर। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर लगभग कितनी है? तो बिहार के ग्रामीण साक्षरता दर की बात करते हैं तो 59.8%, ऑप्शन नंबर बी। अगर शहरी साक्षरता की बात करते हैं दोस्तों, बिहार के शहरी साक्षरता, तो कितना हो जाएगा दोस्तों?
76.9% शहरी साक्षरता है। क्वेश्चन नंबर 78, आजादी के बाद बिहार का प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? आजादी के बाद बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर थे। ठीक है, अब्दुल गफूर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मोहम्मद यूनुस की बात करते हैं तो बिहार के प्रथम जो मुस्लिम मुख्यमंत्री थे, बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री सीएम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़े 78 के बाद 79 में, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी दक्षिण बिहार में प्रचुरता में नहीं पाई जाती है? तो दक्षिण बिहार में जो है नवीन जलोढ़ मिट्टी जो है प्रचुरता में नहीं पाई जाती है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी दो तरह के होते हैं दोस्तों, एक खादर होता है, दूसरा जो है बांगर होता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं और पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय बिहार के किस जिले में है? तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय बिहार के मुजफ्फरपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, बिहार में टोटल प्रमंडल की संख्या कितना है दोस्तों? तो टोटल जो है प्रमंडल की संख्या 8 है। कितना है? 8 प्रमंडल है। कुछ का नाम देखते हैं दोस्तों, जैसे सारण प्रमंडल, सारण प्रमंडल का मुख्यालय छपरा है, सारण प्रमंडल का मुख्यालय छपरा है। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय मुजफ्फरपुर हो गया। दरभंगा प्रमंडल का मुख्यालय हो जाएगा दोस्तों दरभंगा, सेम टू सेम हो जाएगा। ठीक है, पटना प्रमंडल का मुख्यालय पटना ही हो जाएगा और पूर्णिया प्रमंडल का मुख्यालय पूर्णिया। कोसी प्रमंडल का मुख्यालय सहरसा हो जाएगा। ठीक है, कोसी प्रमंडल का सहरसा। एक है दोस्तों मगध प्रमंडल का जो गया हो जाएगा और भागलपुर प्रमंडल का जो है भागलपुर हो जाएगा। एक क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन पूछा हुआ है कौन सा प्रमंडल में सबसे कम जिला है? तो भागलपुर प्रमंडल में जो है सबसे कम जिला है। ठीक है, भागलपुर प्रमंडल में मात्र 2 जिला है दोस्तों, एक भागलपुर हो गया पहला और दूसरा हो जाएगा बांका। ठीक है, ये 2 जिला मात्र शामिल है भागलपुर प्रमंडल में। क्वेश्चन नंबर 81, बिहार में प्रस्तावित मखाना बोर्ड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मखाना बोर्ड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य बिहार के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और निर्यात को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर सी। संशोधित एमएसएमई वर्गीकरण के तहत सूक्ष्म उद्यम क्रेडिट कार्ड माध्यम से 10 लाख सूक्ष्म उद्यमियों के लिए कितनी ऋण सुविधा बजट 2025 प्रस्तावित की गई है? बताइएगा दोस्तों। तो 5 लाख रुपये प्रस्तावित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 83, अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित करने की योजना है। वर्ष 2025-26 में कितने सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य है? तो वर्ष 2025-26 में दोस्तों बताइएगा 200 सेंटर को स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 84, हाल ही में बिहार के मधुबनी में आयोजित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के दौरान बिहार के किस पंचायत को विशेष पंचायत पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो बिहार को जो है मोतीपुरा, ठीक है, यानी मोतीपुर जो कि समस्तीपुर जिला में स्थित है, इसको जो है विशेष पंचायत पुरस्कार के लिए चुना गया है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? 24 अप्रैल को मनाते हैं राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। अच्छा, इस विशेष पंचायत पुरस्कार की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें जो है 50 लाख की राशि दिया जाता है और प्लस में एक प्रमाण पत्र और एक ट्रॉफी दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85, हाल ही में मखाना महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका उद्घाटन बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया है? हाल ही में मखाना महोत्सव का आयोजन बिहार के बेंगलुरु में किया गया है। ठीक है, बिहार का जो है मिथिला मखाना को जीआई टैग भी मिल चुका है, मिथिला मखाना को। हाल ही में बिहार सरकार ने साइकिल और पोशाक योजना के लिए 75% उपस्थिति की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। इस योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई है? तो इस योजना की शुरुआत जो है 2006 में किया गया है। इस योजना का शुरुआत 2006 में। क्वेश्चन नंबर 87, अप्रैल 2025 में मास्को में आयोजित कराटे विश्व कप 2025 में बिहार के अनुष्का अभिषेक ने कौन सा पदक जीता है? बिहार के अनुष्का और अभिषेक ने रजत पदक जीता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, अप्रैल 2025 में बिहार में पहली बार जेपी गंगापथ पटना में भारतीय वायुसेना के किस एरोबैटिक टीम ने प्रदर्शन किया था? तो प्रदर्शन जो है सूर्य किरण, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मित्र विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। ये किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? मित्र विभूषण जो है श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, मित्र विभूषण। क्वेश्चन नंबर 90, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में दूसरा सबसे ज्यादा आतंकवाद प्रभावित देश कौन है? तो दूसरा सबसे अधिक आतंकवाद प्रभावित देश जो है पाकिस्तान है। ठीक है, पाकिस्तान दूसरा हो जाएगा। फर्स्ट नंबर में आता है दोस्तों बुर्किना फासो, फर्स्ट नंबर में आता है। ठीक है, अब भारत का स्थान क्या है दोस्तों? इसमें भारत का स्थान जो है 14वां नंबर पर आता है। क्वेश्चन नंबर 91, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज पंबन ब्रिज निम्न में से किस राज्य में बनाया गया है?
तो पंबन ब्रिज जो है तमिलनाडु में बनाया गया है। पंबन ब्रिज तमिलनाडु में बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 92, फरवरी 2025 में स्वतंत्रता सेनानी सैम नुजोमा का निधन हो गया। वे किस देश के संस्थापक थे? तो सैम नुजोमा, नुजोमा मतलब नामीबिया, ऑप्शन नंबर बी, नामीबिया देश के संस्थापक थे। जून 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अफ्रीकी देश गिनी गणराज्य के लिए भारत के पहले पूर्णतः निर्मित लोकोमोटिव इंजन की हरी झंडी दिखाई। यह इंजन किस राज्य की फैक्ट्री से निर्यात किया गया है? तो यह इंजन जो है बिहार से निर्यात किया गया है। ठीक है, बिहार में कहा दोस्तों? ये छपरा जिले में पड़ता है। छपरा में है मरहौड़ा डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री। ठीक है, इसकी क्षमता की बात करते हैं दोस्तों, तो क्षमता लगभग 4500 हॉर्स पावर है। ठीक है, 4500 हॉर्स पावर इसका क्षमता है दोस्तों। मेक इन इंडिया के तहत जो है इसको बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 94, भारतीय मूल के महिला कमला प्रसाद विशेषर की पार्टी ने किस देश में चुनाव जीता और दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी है? दूसरी बार प्रधानमंत्री त्रिनिदाद और टोबैगो की बनी है। ठीक है, त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री बनी है कमला प्रसाद विशेषर। भारत के किस पड़ोसी देश ने ट्रांसशिपमेंट सुविधा वापस ले ली है? भारत ने बांग्लादेश से ट्रांसशिपमेंट की सुविधा वापस ले लिया है, बांग्लादेश से। क्वेश्चन नंबर 96, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2024 से जो है 2024 के में जो है मनु भाकर को सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार 2025 में दिया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97, अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास लेने वाले दिग्गज खिलाड़ी अचरंत शरद कमल का संबंध निम्न में से किस खेल से है? अचरंत शरद कमल का संबंध टेबल टेनिस से है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, 2025 का प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार हेतु निम्न में से किसे चुना गया है? प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार हेतु जो है लियू जियाकुन को चुना गया है। लियू जियाकुन जो कि एक चीनी वास्तुकार है। ठीक है, चीनी वास्तुकार है ली जियाकुन। इसे जो है वास्तुकला के नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो है प्रित्जर पुरस्कार के तहत जो है 1 लाख अमेरिकी डॉलर मिलता है। ठीक है, अगर भारतीय रुपया बात करते हैं तो टोटल 89 लाख रुपया मिलता है, टोटल 89 लाख रुपया, और साथ में जो है एक कांस्य पदक भी दिया जाता है। प्रित्जर पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या है दोस्तों? बालकृष्ण दोषी। ठीक है, बालकृष्ण दोषी। क्वेश्चन नंबर 99, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 15वां है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाल ही में उपन्यास फ्लैश के लिए किसे बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? हाल ही में उपन्यास फ्लैश के लिए जो है डेविड अस्लेजले को बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डेविड अस्लेजले को। उपन्यास क्या था? फ्लैश। क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं दोस्तों, जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।